7 दिसंबर 1941। ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर को नाश्ता सर्व करता है और इसके बाद इनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पे लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पर डोरस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देख के हैरत ज़दा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पे तो जैसे कोई कैमन टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर अमेरिकन शिप को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएसए की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी, डोरस मिलर नामी एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। इनसाइट्स टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी साइड पर ब्रिटेन, नेदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में होने वाले नुकसानात की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो आसपास के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नज़र थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलिपाइन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज़ को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था बल्कि इसकी डिमांड का 80% ऑयल वो अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने इसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले इसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर इसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि इसने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमज़ोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलवाएगा बल्कि अंदर ही अंदर इसने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया इस वक्त नेदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां पर पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि पहले फिलिपाइन पर कब्जा किया जाए जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर इसने फिलिपाइन पर हमला किया तो इसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब ऑयल रिसोर्सेज तेजी से कम होते जा रहे थे और इनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, फिलिपाइंस पे नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पे एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को ही अड़ा डालेंगे ताकि इसके बाद जापान आसानी से फिलिपाइंस पे कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। इसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी जिसमें 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और हैरत अंगेज तौर पे 414 बम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप, 59 एंटी क्राफ्ट शिप, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफ़ी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि इनको पहले से ही इस हमले की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसीलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि हमले से पहले वो किसी किस्म की भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स तकरीबन 8000 किलोमीटर का फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया।
ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 7:57 पे 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पे 2 अलग अलग ग्रुप्स में धावा बोल दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल लाइल्म थे, जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी थी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूं लगा कि शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनटों बाद बम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची कुछ नेवल बेस को भी गोले बरसा कर तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनटों तक ये हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी था। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया था। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छुपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर भी था, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई दिया। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता, एक जापानीज मिसाइल इनकी शिप पर आ लगा, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत अफिसर जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले जख्मियों को सेफ जगह शिफ्ट किया और फिर एंटी क्राफ्ट मशीन गन पर जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलटकर वार किया। इसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानीज तैयारे मार गिराए थे, जबकि इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट खोए थे। डोरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जबकि यूनाइटेड स्टेट में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। 1 घंटा 15 मिनट हमलावर होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन अब वो अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वार 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमला करने के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और इनके खिलाफ खुली जंग का भी ऐलान कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को वापस रिस्टोर करने में लगा रहा। खुशकिस्मती से कई शिप शैलो वाटर में डूबी थी जो रिपेयर के काबिल भी थी। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पे किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बम्बों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में किया जाने वाला सबसे पहला हमला था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान की शदीद लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत हार नहीं मान रहा था। अमेरिकन के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 किलोग्राम वजनी लिटिल बॉय नामी बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। इसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर के तो जैसे पांव तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वो कुछ और समझते कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। ये मार्क 3 बम था, जिसको कोड नेम फैटमैन दिया गया था। 4670 किलोग्राम वजनी इस बम ने गिरते ही पूरे शहर को सफा हस्ती से ही मिटा डाला। ये वो 2 न्यूक्लियर बम्स थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बम्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 भी अपने अंजाम को पहुंची। उम्मीद है इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।